गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आदरणीय साथियों, कई सरपंच निर्विरोध चुने गए, अनेक चुनाव के बाद जीत कर सरपंच बने। ग्राम पंचायतों के सरपंच ही पंचायत समितियों के सदस्य बने एवं उनमें से ही प्रधान व उप प्रधान अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते रहे। सब पंचायत समितियों के प्रधान सांसद व विधानसभा सदस्य जिला परिषद के सदस्य बनते रहे। उन्हीं में से जिला परिषदों के प्रमुख व उप प्रमुख चुने जाते रहे हैं। न केवल राजस्थान राज्य में ही अपितु देश के अधिकांश राज्यों में पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना के आरंभ के वर्षों में इन संस्थाओं ने ग्रामीण विकास की दिशा में अच्छे परिणाम दिए, लेकिन कुछ वर्षों बाद किन्हीं कारणों की वजह से पंचायती राज संस्थाएं अपने सौंपे गए उत्तरदायित्व को सही ढंग से निष्पादित करने में असमर्थ दिखाई देने लगीं। ये संस्थाएं अपेक्षित परिणाम देने में असफल रहीं। इसका सबसे बड़ा कारण इन संस्थाओं के पास वित्तीय साधनों की कमी रही। साथ ही अधिकांश राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी अधिक रुचि नहीं ली। पंचायती राज संस्थाओं को अधिक गतिशील बनाने हेतु अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश की कि विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी जिला परिषदों की हो। समिति के अनुसार पंचायतें 10-15 गांवों की मंडल पंचायतें हों अधिक सक्षम होंगी। ये मंडल पंचायतें ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित करेगी। साथ ही समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी से करवाने की सिफारिश भी की। ग्रामीण विकास की प्रशासनिक व्यवस्था व गरीबी उन्मूलन समस्याओं हेतु गठित GV.K. राव कमेटी ने जिला स्तर पर योजनाएं बनाने व नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की। देश की पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ व पुनर्जीवित करने हेतु गठित डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने ग्राम पंचायतों की अतिरिक्त वित्तीय साधन देकर अधिक सक्षम बनाने पर बल दिया तथा साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिए जाने पर भी विशेष बल दिया। देश में पंचायती राज संस्थाओं की बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायती राज ढांचे को सुदृढ़ बनाने की कल्पना की थी और उन्होंने पंचायतों को अधिक अधिकार सौंपने तथा महिलाओं और कमज़ोर वर्गों की इन समस्याओं में अधिक से अधिक भागीदारी देने की परिकल्पना की थी। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रयासों से अब यह संभव हो पाया है कि इस संबंध में शुरू किए गए प्रयासों तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार बनाने की दृष्टि से संविधान में 73वीं संशोधन की कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करना चाहूँगा। पंचायती राज संस्थाओं को प्रथम बार संवैधानिक दर्जा दिया गया। सभी राज्यों में पंचायती राज को त्रिस्तरीय पद्धति लागू की गई, लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ बीच के स्तर की इकाई गठित करने की मर्जी राज्य सरकारों पर छोड़ी गई है। ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। हर 5 वर्षों में अनिवार्य रूप से चुनाव होंगे। चुनावों की व्यवस्था एक स्वतंत्र आयोग करवाएगा। महोदय, भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में जहां विभिन्न भाषा परिवारों की 1652 भाषाएं बोली जाती हो, अष्टम सूची के अनुसार भी देश की 18 प्रधान भाषाएं हों,
खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि की दृष्टि से भी एक प्रांत दूसरे प्रांत से बहुत भिन्न हो। वहाँ देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि संपूर्ण देश के नागरिकों का वैचारिक स्तर पर आदान प्रदान हो, सांस्कृतिक विनिमय हो, एक दूसरे को समझने सराहने की चेष्टा हो। जहाँ संपूर्ण देश की भाषा एक हो, वहाँ तो शायद उस एक राष्ट्रभाषा से यह संभव भी हो सके, किंतु भारत जैसे विशाल तथा विभिन्न संस्कृतियों और विविध भाषाओं वाले देश में अनुवाद ही सबसे सशक्त माध्यम है, जो संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधे रखने में सहायक हो सकता है। द्विभाषिकता का महत्व भारत में प्राचीन काल से रहा है। भारत आज भी भारतीय जनसंख्या के सांख्यिकीय आंकड़े यह बताते हैं कि भारत में द्विभाषियों का प्रतिशत काफ़ी ऊंचा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि सभी भारतीय सामान्यतः हिंदी या निकटवर्ती प्रांत की भाषा को दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। अहिंदी भाषियों के माध्यम से हिंदी का प्रचार शिक्षा, व्यवसाय, जनसंचार, फिल्म आदि कई कारणों से हुआ। द्विभाषिकता का महत्व रोजी रोटी तथा आत्मविकास या आत्म प्रचार से बढ़ता है। यह द्विभाषिकता अनुवाद की मूल भित्ति है। एक व्यक्ति अपने भावों व विचारों को दूसरे तक पहुंचा सके, दूसरे की बात स्वयं समझ सके, इसलिए वह 2 या अधिक भाषाएं सीखता है। यह व्यवहारिक सत्य है कि जो व्यक्ति जितनी भाषाएं जानता है वह उतना ही बहुज्ञ है, क्योंकि भाषा के सहारे उसका परिचय क्षेत्र तो बढ़ता ही है, वह विभिन्न भाषिक संस्कृतियों से भी परिचित होता है। देश चाहे भौगोलिक दृष्टि से छोटा हो या बड़ा, शक्तिशाली हो या निर्बल, धनी हो या निर्धन, संश्लिष्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए दूसरे देशों को साहित्यिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक स्थिति को समझने तथा उनसे लाभ उठाने के लिए उसे अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। सभी विकसित देशों में इसलिए अनुवाद का बड़ा महत्व है। अनुवाद संबंधी बड़े बड़े संस्थान हैं तथा बड़े बड़े सुनियोजित ढंग से अनुवाद कार्य होता है। मैं आपको यूरोप के एक छोटे से देश बल्गारिया का उदाहरण देता हूँ। बल्गारिया की जनसंख्या 40 लाख है। बल्गारिया में पर्यटकों की वर्ष भर भरमार रहती है और उसका विदेशी मुद्रा अर्जन का मुख्य स्रोत भी पर्यटन उद्योग ही है। विश्व के अनेक देशों के पर्यटक वहां आते हैं, जिनमें बल्गारियन भाषा जानने वालों की संख्या नहीं के बराबर ही होती है। इन पर्यटकों की सुख सुविधा के लिए उन्हें भाषा की कठिनाई न हो, इसलिए दुभाषियों की जो यूरोप की विभिन्न भाषाएं जानते हों आवश्यकता होती है। इसके लिए विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से युवक युवतियां विदेशी भाषाएं सीखते हैं और द्विभाषीय का काम करते हैं। विराम।